नंबर 3 में। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और उसका यूनिट क्या होता है वो देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं और कैसे कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो डायमेंशंस क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है उसे देखेंगे। और फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है उसे भी देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और कैसे डिफाइन करते हैं इन चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। तो इसके लिए लेक्चर आप 1 देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है और फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं इसका बेसिक्स आइडिया होना चाहिए, जो कि मैंने लेक्चर 2 में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट में देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है। बेसिकली सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो एंगल को मेज़र करने के लिए ही दिया गया है। जब भी हम लोग एंगल को मेज़र करेंगे तो उसके यूनिट को डिफाइन करने के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट का यूज़ करते हैं या हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो प्लेन होता है, प्लेन एंगल, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकेंड वन जो होता है हमारा वो सॉलिड एंगल, जिसे हम लोग ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। तो ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल से हम लोग पहले से वाकिफ़ है ना, 10th क्लास में पढ़ कर आए हैं। जैसे मान लो कि हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो मान लो यहाँ से कोई पार्टिकल सर्कुलरली रोटेट करके यहाँ पे आ गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया है ना, तो कुछ ही एंगल सबटेंड क्या होगा, तो पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो किधर हो रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लॉन्ग, मतलब एक्स और वाई प्लेन में ही हो रहा। तो जब भी इस तरीके से किसी पार्टिकल का सर्कुलरली रोटेशन होता है या फिर वो कुछ एंगल को सबटेंड करता है किसी सर्टेन पाइवेटेड पॉइंट पे या फिर ओरिजिन पे, तो वो हमारा प्लेन एंगल कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा सॉलिड एंगल क्या होता है, जब भी हम लोग 3 डायमेंशंस का बात करते हैं और उसमें किसी भी एंगल को मेज़र करते हैं 3 डायमेंशन में, तो उस केस में हमारा जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो सॉलिड एंगल में होता है, ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड, ये हमारा ये एक्स है, ये वाई है और ये हमारा जेड है। तो इस केस में मान लो ये हमारा स्फेयर है, तो स्फेयर जितना भी एंगल सबटेंड करेगा इस अपने ओरिजिन पे या बोल सकते हैं पाइवेटेड पॉइंट पे, वो क्या होगा हमारा सॉलिड एंगल कहलाएगा, ठीक है। और उसे हम लोग बेसिकली ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, है ना, ये कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल, सॉलिड एंगल को। तो प्लेन एंगल को क्या करते हैं हम लोग, हमेशा जो है या तो रेडियन में मेजर करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में रेडियन को RAD से लिखते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर DEG भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारा जो रेडियन है वो बेसिकली हमारा क्या है, SI यूनिट है, और स्टैंडर्ड सिस्टम का यूनिट हमारा क्या है, रेडियन है। जब भी एंगल को लिखेंगे तो हमेशा किस में लिखेंगे, रेडियन में, ठीक है। ये रेडियन बेसिकली पाई के फॉर्म में लिखेंगे और डिग्री का मतलब ये 0 या फिर नोट लगा रहता है किसी भी वैल्यूज़ के ऊपर। अब ये रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, तो रिलेशन होता पाई रेडियन इक्वल्स टू रेडियन रिप्रेजेंट करने के लिए, रेडियन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग ऊपर C लिखते हैं, पावर पे बहुत छोटा सा C लिखते हैं ताकि लगे कि ये रेडियन में लिखा हुआ। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री। तो एक रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई, या बोल सकते हैं 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री या 180 बाई पाई डिग्री। तो ये हमारा रिलेशन है कन्वर्जन रेडियन टू डिग्री या फिर डिग्री टू रेडियन, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोई स्फेयर है, ठीक है। हम लोग क्या है सॉलिड एंगल के बारे में बात करें ना, सॉलिड एंगल के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये हमारा क्या है, कोई स्फेयर है और ये हमारा ओरिजिन है या फिर बोल सकते हैं सेंटर ऑफ द स्फेयर है। तो यहाँ पे मान लो स्फेयर का कुछ एक क्रॉस सेक्शन रीजन को कट करते हैं, तो उस क्रॉस सेक्शन रीजन को यदि उन उसके क्रॉस सेक्शन के चारों पेरिफेरी से, चारों तरफ या फिर जितने पेरिफेरी उसके, उन सभी को कनेक्ट करते हैं लाइन से किसी ओरिजिन पे या फिर किसी सेंटर ऑफ द स्फेयर पे, तो हम लोगों को इस तरीके से एक कोन दिखता है 3 डायमेंशन में, है ना। ये जो एंगल है वो बेसिकली 3 डायमेंशन में है ना। तो यही एंगल हमारा क्या होता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। और
यहाँ से जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन है या फिर बोल सकते हैं नॉर्मल लाइन टू द सरफेस, ये हमारा क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा, जिसको हम लोग सेमी एंगल ही बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें रेडियन को थीटा में, रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो वो हम लोग डायरेक्ट रिलेशन ही देख सकते हैं, जैसे हम लोग प्लेन एंगल के केस में पढ़े थे। यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड एंगल के केस में इंटर कन्वर्जन जो होगा प्लेन टू सॉलिड और सॉलिड टू प्लेन, बहुत ही डिफरेंट होगा। ठीक है, तो रिलेशन को आप याद रख सकते हो। सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा, है ना। ये बेसिकली थीटा हमारा क्या, प्लेन एंगल होता है। और ये थीटा देख लो, यहाँ पे आप ऐसे भी नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल बेसिकली, यदि हमको थीटा लेना था तो हम लोग यहाँ से लेते हैं, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या सेमी एंगल को मेजर किए, यहाँ से यहाँ तक का ही एंगल को मेजर किए, सेमी एंगल को। तो बेसिकली हमारा जो थीटा है वो क्या है, एक सेमी एंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉलिड एंगल को किसी प्लेन एंगल से रिलेट कर सकते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। ठीक है, और ये हमारा प्लेन एंगल है। तो हम लोग रिलेशन कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, है ना, वेयर ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल, और पाई सॉरी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ प्लेन एंगल। ये एंगल क्या होगा, हाफ प्लेन एंगल होगा। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो स्फेयर क्या है, अपने सेंटर में प्लेन एंगल कितना बनाता है, तो 360 डिग्री का बनाता है ना। प्लेन एंगल जो है कितना का बनाता है, 360 डिग्री। तो से हाफ प्लेन एंगल कितना होगा, तो पाई हो जाएगा, मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि उसका सॉलिड एंगल कितना होता, वो देखना चाहते हैं। तो सॉलिड एंगल कितना होगा, तो पाई इक्वल्स टू सॉरी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कोस 180। कोस 180 का वैल्यू जो है वो -1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई 1 माइनस माइनस 1, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 2 इक्वल्स टू 4 पाई। तो यहाँ पे ओमेगा कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो किसी भी स्फीयर में जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई होता है, और प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल है ना, प्लेन एंगल मतलब कंप्लीट एंगल जो होता है, चलो इसको 5 से ही लिखते हैं, प्लेन एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, 360 का, या फिर इसे कभी कभी 2 पाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड एंगल ये होता है और प्लेन एंगल ये होता है, याद रखना। ठीक है, और वो रिलेशन को भी याद रखना, बहुत ही यूज़फुल है। आगे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे 12th में, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बनाने के लिए, जब एडवांस लेवल का क्वेश्चंस करोगे तो। नेक्स्ट हमारा जो इसका यूनिट क्या होता है, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो अस्टेरेडियन होता है। ठीक है, सॉलिड एंगल को हम लोग अस्टेरेडियन में मेजर करते हैं, और शॉर्टकट में क्या करते हैं, STR, सॉरी STR नहीं, SR, है ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सॉलिड एंगल का, अस्टेरेडियन, और शॉर्टकट में SR हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पार्ट, सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। अब इस सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब है, हम लोग यूनिट के बारे में देख रखे हैं क्या होता है यूनिट वगैरह, लेकिन यहाँ सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम का बात किया जा रहा है, तो एक से ज़्यादा यूनिट का एक फॉर्मेशन होगा, मतलब एक से ज़्यादा जो है यूनिट का फॉर्मेट होगा, तभी यहाँ पे सिस्टम बात किया जा रहा है, सिस्टम का डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है, तो वैसे सिस्टम का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं एक नंबर, बहुत ही ह्यूज नंबर का बात किया जा रहा है, लार्ज नंबर का बात किया जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, अ सेट ऑफ, या फिर बोल सकते हैं अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जितना भी तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, उन सभी तरह का जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, उन सभी का फंडामेंटल और डिराइव्ड जो है उसके कम कलेक्टिवली सेट ऑफ यूनिट को क्या बोलेंगे हम लोग, सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे। ठीक है, तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। तो ये कितने टाइप के होते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा ना। ये सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं, जो कि पहले आप पढ़ रखे हो, अच्छे से जानते हो, लेकिन यहाँ पे देख लो, ये हमारा डायमेंशंस का
डायमेंशन मेजरमेंट चैप्टर का ही एक पार्टी है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है MKS सिस्टम होता है, सेकेंड हमारा CGS सिस्टम होता है, थर्ड वन हमारा क्या होता है FPS सिस्टम होता है। MKS सिस्टम में क्या होता है, लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो हमेशा मीटर में करते हैं। CGS में क्या करते हैं, लेंथ को हमेशा मेजर जो है वो सेंटीमीटर में करते हैं। और FPS में क्या होता है, हमेशा लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से मास का भी होगा। तो मास का क्या होता है, MKS सिस्टम में मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, केजी में। CGS में क्या करते हैं, ग्राम में। और FPS में क्या करते हैं, तो पाउंड में। मास को किस में करते हैं, पाउंड में मेजर करते हैं। इसको हम लोग क्या LB से इंडिकेट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। और टाइम का तो सेम है, टाइम तीनों में क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा, है ना। MKS हो या फिर CGS हो या फिर FPS हो, तीनों में क्या होगा, सेकेंड ही होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखो या फिर ध्यान रखना कि आप लोग हमेशा देखते हो कि पूछा जाता है कि इसका SI यूनिट क्या होता है, SI सिस्टम में बताओ क्या होता है। तो SI का मतलब हमेशा क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। और ये स्टैंडर्ड यूनिट हमेशा जो है वो MKS को माना गया। ये हमारा जो MKS है ना, MKS जो है वही हमारा क्या होता है, SI यूनिट होता है ना। MKS सिस्टम को ही SI यूनिट माना गया है, ठीक है। तो जब भी हम लोग SI सिस्टम का बात करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हम लोग MKS सिस्टम का ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और इन सभी में अपना रिलेशन भी है। ऐसे भी देखो ना, MKS मतलब मास, है ना। और ये मास मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी ये मीटर हो जाएगा, ये केजी मतलब हो जाएगा, के मतलब केजी होगा, इसमें तो सेकंड हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा C मतलब सेंटीमीटर, ग्राम हो गया, G मतलब इसमें तो सेकंड हो जाएगा, F मतलब फुट हो जाएगा, है ना। सॉरी F मतलब फिट हो जाएगा, P मतलब पाउंड हो जाएगा, S मतलब क्या हो, सेकंड हो जाएगा। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म से ही पता चल जा रहा कि कौन कौन सा सिस्टम होगा, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि MKS सिस्टम में हमेशा क्या करेंगे, SI सिस्टम ही मानेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा वो CGS सिस्टम को हमेशा क्या करेंगे। अच्छा चलो इसके बाद बात करते हैं। MKS सिस्टम में एनर्जी को हमेशा क्या करेंगे, एनर्जी या फिर वर्क, दोनों में से कुछ भी हो, एनर्जी या फिर वर्क, वो MKS सिस्टम में क्या होगा, हमेशा जूल में मेजर होगा, है ना, जूल। तो CGS में क्या होगा, तो हमेशा एनर्जी या फिर वर्क को क्या करेंगे, ERG, अर्ग में मेजर करते हैं, ठीक है। हमेशा अर्ग में मेजर करेंगे क्या, एनर्जी या फिर वर्क को, किस में, CGS में। और MKS में क्या करेंगे, हमेशा जूल मेजर करेंगे, ठीक है। अब ये जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, वो हम लोग पहले भी जानते हैं कि 1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻7 अर्ग। लेकिन हाँ कैसे, तो ये रिलेशन को अभी देखेंगे और ड्राइव करेंगे, है ना। 1 जूल, है ना। अच्छा ये बताओ वर्क का क्या यूनिट होता है, ये फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब क्या होता है, न्यूटन। और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मीटर का, है ना, मीटर हो जाएगा। तो ये भी हमारा SI सिस्टम है और ये भी हमारा क्या है, SI सिस्टम है। तो बेसिकली वर्क हमारा क्या है, SI सिस्टम है। जब भी SI सिस्टम में वर्क का यूनिट लिखते हैं तो क्या होता है, हमेशा जूल होता है, ठीक है। तो वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल। तो 1 जूल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। और 1 न्यूटन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 1 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और मीटर यहाँ पे ऑलरेडी है एक मीटर M, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग, है ना, कितना अर्ज होता है, अर्ज या फिर अर्ग जो ही पढ़ सकते हो आप, कितना होता है वो देखेंगे। तो 1 जूल का वैल्यू कितना होता है ये। और हम जानते हैं कि हमेशा किस में होता है, अर्ज जो है हमेशा सेंटीमीटर में होता है या CGS सिस्टम में होता है। और ये जूल हमेशा क्या होता है, MKS सिस्टम में, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, CGS को क्या कुछ नहीं करना, CGS को आप MKS में कन्वर्ट कर दो या फिर MKS को CGS में कन्वर्ट कर दो, वाइस वर्सा, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि MKS को CGS में कन्वर्ट कर दें।
तो 1 जूल जो है क्या हो जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो 1 kg वैल्यू क्या होता है 10⁻³ ग्राम होता है। और 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। और ये मीटर का स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेकेंड इनवर्स तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेकेंड इनवर्स तो सेकेंड इनवर्स रहेगा। तो 10⁻³ ग्राम 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। तो 10⁻³ यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो 7 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। तो यही तो हमारा क्या होता है अर्ज होता है। तो 1 जूल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10⁻⁷ अर्ज। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा MK से क्या हो गया CGS में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से आप CGS से MKS में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसी तरीके से आप ये देखे होंगे 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है वो भी आप देखे ही होंगे। तो हम लोग ये जानते ही हैं कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है ना। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे लाते हैं यूनिट, तो ये हमेशा जो डाइन होता है हमेशा CGS में होता है, और न्यूटन हमेशा क्या होता है MKS में होता है। तो MK से CGS में कन्वर्ट कर दो, हम लोग को पढ़ना पता है, रूल पता है कैसे करते हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो अब हम चाहते हैं कि इसको सेंटीमीटर में कर दें, तो बेसिकली हमारा क्या 1 न्यूटन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 kg इक्वल्स टू क्या होता है 10⁻³ ग्राम होता है, मतलब 1000 ग्राम होता है। तो इतना ग्राम हो जाएगा इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, तो 10⁻² सेंटीमीटर। और ये सेकेंड इनवर्स तो रहेगा ही। तो इस तरीके से क्या होगा हमारा 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10⁻³ एंड पावर 2 तो पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है डाइन है। तो हम लोग जानते हैं या फिर देखें 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10⁵ डाइन। तो ये कन्वर्जन हम लोग पहले याद करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये हमारा किस में है MKS में, और ये हमारा डाइन किस में है CGS में, ठीक है। तो CGS से हम लोग MKS और MKS से CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आप ये बहुत सा ट्राई करना, ये बहुत से प्रॉब्लम्स भी होते हैं बुक्स में, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, और नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसे सॉल्व करके बता दूंगा।